गाइस और शहर में आप सबका स्वागत है। मैं मस्त और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बिल्कुल मस्त होंगे। और आज है 9 जुलाई। आज मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ, मैंने अपनी प्रेगनेंसी जर्नी पहले शेयर की और अब मैं आपसे ये शेयर करने जा रही हूँ कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेरी किसने मदद की, तो उनके लिए एक छोटा सा थैंक यू नोट होगा। और दूसरी चीज़ ये होगा कि ब्रेस्ट फीडिंग आफ्टर सी सेक्शन ब्रेस्ट फीडिंग में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और क्या क्या होता है, मेरे बेटे के साथ क्या क्या हुआ, वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगी अपने इस व्लॉग में। तो अगर बात की जाए प्रेगनेंसी की, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में मैं जिनको जो थैंक यू करना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरे लिए ऑल थैंक यू टू गॉड, भगवान को, थैंक यू टू सौरभ, मुझे इतना नन्हा सा प्यारा सा बाबू देने के लिए। और उसके बाद सबसे पहले जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं घबरा गई, परेशान हो गई, तो सबसे पहले मैंने अपनी मम्मी से शेयर किया। मम्मी मेरी हॉस्पिटल ले गई सौरभ के साथ, फिर वहाँ चेकअप वेकअप हुए। तो थैंक यू मम्मी। लेकिन थैंक यू मैं सासू माँ को करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मतलब उस समय तो ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता था जब वो फ़ोन ना करे, मेरे हाल चाल ना ले। और मतलब मुझे समझाती थी कि परेशान मत हो, सब सही होगा, सब अच्छा होगा। पूजा करती थी, बहुत सारी चीज़ें जो करती थी। और मम्मी थैंक यू सो मच, सासू माँ जी थैंक यू सो मच कि मुझे आपने मतलब पूरा मेंटली सपोर्ट किया। बट मेरे बाबू के लिए आने की तैयारी में आपने जितनी ये गद्दी होती हैं सब बनाई अपने आप, कुछ रखी थी, कुछ आपने बनाई आंटी को बुलवा के। आंटी को भी थैंक यू। और उसको धुला, मुझे दिया, मुझे ये सब नहीं करना पड़ा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे अच्छी बात ये कि आपको याद था कि मुझे राजमा पसंद है, तो आपने मुझे डिलीवरी के दिन पहले राजमा भी बना के खिलाया, कटहल भी बना के खिलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। सीरियसली थैंक यू सो मच ससुमा। दूसरा थैंक यू मैं कहना चाहती हूँ अपने फादर इन लॉ को, कि स्टार्टिंग इनिशियल डेज में मेरे जितने भी अल्ट्रासाउंड हुए मुझे वही लेकर जाते थे, क्योंकि हमारे पास मतलब सौरभ के पास स्कूटी है, तो स्कूटी से उस समय जर्नी सेफ़ नहीं होती है, तो पापा मुझे अपनी गाड़ी में खुद ही लेके जाते थे, ससुर जी मेरे। और बिना किसी मतलब वो चाहे कितना भी ज़रूरी काम हो, लेकिन अगर उनसे एक बार कह दिया है तो वो इधर उधर नहीं करते थे और वो ज़रूर मुझे लेके जाते थे। थैंक यू पापा। अब बात करती हूँ अपने देवर लिटिल की। पैंडेमिक के टाइम जिस समय मैं बाहर से रसगुल्ला मंगा के नहीं खा सकती थी, काला जाम, तुमने मुझे काला जाम बना के खिलाया, थैंक यू सो मच। वो बहुत अच्छा था और वो जेस्चर मैं नहीं भूलूँगी। अब मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ निधि भाभी को, जो कि मेरी जेठानी है, कि बाबू के होने के बाद जब मैं सबसे ज़्यादा परेशान थी, सबसे ज़्यादा, तो आपने किसी से भी कंसल्ट करके मुझे कुछ उपाय बताए कि ये करो, पूजा इस तरह से करो तो बाबू ठीक हो जाएगा। और मैंने आपकी बात मानी और सच में बहुत 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 धन्यवाद कि मेरा बाबू एकदम ठीक हो गया। थैंक यू मेरी भाभी। भैया की बात करूँ, जेठ जी की बात करूँ, तो भैया आप तो मुझे ले ही गए थे एडमिट वेडमिट कराने और हंसी मजाक दिलाते, जब मैं परेशान थी तो आप चिल करते थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद हर समय मूड को लाइट रखने के लिए और अच्छा मूड करने के लिए। अब रह गई है मेरी देवरानी। तो देवरानी उस टाइम आई नहीं थी, तो देवरानी बाबू के होने के बाद देवर की शादी हुई, तो मतलब मुझे जब मैं ससुराल शिफ्ट हुई, मुझे अक्सर भी जब भी कुछ काम होता था तो वो ले लेती थी, और ये सच में उसको बहुत पहचानता है, वो करके उसके पास चला जाता है। थैंक यू अंजलि मुझे इतना मदद करने के लिए, कि जब मैं बिज़ी होती थी, अब तो नहीं, खैर अब तो सबको भूख लग गई है, लेकिन जब नहीं लगी थी, जब मैं बिज़ी होती थी जनवरी फरवरी के टाइम, तो तुमने बहुत मदद की है मेरी। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट अंजलि। अब मैं बात करूँगी अपने मायके की साइड की, तो भैया मायके में मेरी मम्मी का तो इतना सहयोग रहा है जिसको मैं कभी भी मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकती। आज मेरा कृषि 50% है तो शायद उन्हीं की वजह से। तो भैया मम्मी, हाँ ये है कि मम्मी स्ट्रिक्ट हैं, मतलब कोई भी चीज़ प्यार से नहीं समझाएंगी, डांट डूट के समझाएंगी, लेकिन उनका अपना स्टाइल है, पर समझाती जरूर है। तो इसको बेबी को कंटिन्यू करने के लिए, पेट में रखने के लिए आपको धन्यवाद, क्योंकि आपने मुझे समझाया। मुझे पहली कुक दिलाने के लिए आपको धन्यवाद, क्योंकि वो भी आपके थ्रू आई। सेकेंड मिली, तुमको थैंक यू बेटा, तुमने बहुत 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 सहयोग किया मेरा, मुझे जगह पे चीज़ दी। और ये मेरी खुशी उठ गए हैं। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।
और इसके होने के बाद उसके बाद से जब मिली चली गई, मिली मेरे बगल में आंटी है मायके में, उनकी बेटी है, उसने बिना किसी एफर्ट के मेरी रातों दिन सेवा की है, सीरियसली मतलब रातों दिन। और उसके बाद मेरे पापा की बात आई तो मेरे पापा डेली मंदिर जाते थे, डेली, मायके वाले पापा डेली मंदिर जाते थे। और मतलब वो बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, परेशान हो जाते हैं कि बस ये एक बेबी ठीक से हो जाए, अच्छे से हो जाए। वो डेली मंदिर जाते थे, पूजा करते थे। और मुझे जो भी चीज़ अच्छी लगती थी, जैसे मुझे गुड़ के सेव बहुत पसंद है, तो पापा ने मुझे गुड़ के सेव लेके दिए थे। आते थे, कभी कभी आते भी थे, तो थैंक यू पापा। और थैंक यू मेरी भाभी प्रियंका भाभी मायके वाली, कि जब मैं अपने मायके गई तो उस टाइम में वो भी आई हुई थी, और उन्होंने मतलब लिटरली मेरा पेट सहराना, मेरे पैर दाबना, सब कुछ किया था। थैंक यू भैया, कि मतलब वो सेकंड सेकंड में मेरा मुंह देखता था कि ऐसा तो नहीं है कि इसकी कोई तकलीफ़ है, से सब ठीक है, ओके और ओके। वही जब 2-3 दिन रुकी थी तभी की बात है। थैंक यू टू दीदी, कि दीदी ने मुझे जब ज़रूरत हुई उसी दौरान मेरी अजिया सास का निधन हो गया था। और मतलब मेरे जिया जी ने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ उसके कि इनके यहाँ ऐसा है वैसा है, ताकि मेरी बहन को भेजा, मेरी बहन आके रुकी मेरे साथ, क्योंकि सौरभ को गाँव जाना था। उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। और मुझे टिप्स देती रहती थी मेरी बहन, एक्चुअली मुझे सबसे ज़्यादा टिप्स देती थी, क्योंकि उसकी एक बेबी हो चुकी है, तो मुझे बहुत सारी टिप्स देती थी कि ऋषन ऐसे करना, वैसे करना, ये करना, इससे ये अच्छा होगा, उससे वो अच्छा होगा। उसने मुझे कई सारी ऐप बताई, तो और मुझे घर पे आके चिल्ला बना के खिलाया, बहुत सारी चीज़ें की। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे जीजा जी। हाँ, ये हर्षी जीजा जी आपके लिए है। थैंक यू सो मच कि आपने बहुत जगह मैनेज किया, बहुत जगह मतलब मैं क्या बता नहीं सकती हूँ कि मतलब शायद कोई और जैसी होते आपकी जगह तो इतना ना करते जितना आपने मैनेज किया। और जिस समय मुझे मेरी बहन की ज़रूरत हुई उस समय उसने आपको भेज दिया। कौन होगा जो कोविड के टाइम पे अपनी 4 साल की बेटी को और वाइफ को 1 हफ़्ते रुकने के लिए कह देगा। लिटरली दीदी मेरे साथ हॉस्पिटल से लेके घर तक में 1 हफ़्ता रुकी थी, और जीजा जी ने एक ज़बान भी मना नहीं किया। थैंक यू सो मच जीजा जी। और हम उस दिन की बात आपको शेयर करना चाहते हैं जिस दिन ये हुआ था। उस दिन बस मेरे सौरभ ने एक कॉल की थी, दीदी कृषि की तबीयत नहीं ठीक है, आप आ जाइए। और जीजा जी बस लेटने ही वाले थे, लेकिन हम लोग तुरंत आए, पूरी रात हम लोगों के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद जीजा जी, हर चीज़ के लिए धन्यवाद, जो भी आपने मेरे लिए किया। मेरी बहन की प्रेजेंस में 100% दिया, अपनी प्रेजेंस दी। बहुत बहुत थैंक यू हर्षित जीजा जी। और कौन छूटा है, कोई छूटा है क्या? अगर मुझसे गलती से कोई छूट गया हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और जिसने भी इतना सा भी इनपुट हाँ, जिसने भी इतना सा भी इनपुट दिया है उसको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। अब मैं बात करती हूँ अपने प्यारे भैया जी की। भैया जी रजनीश भैया, जिनको आप लोग मेरे ब्लॉग में अक्सर देखते हैं ड्यूज यूज में, तो वो है मेरे भैया जी। और उन्होंने प्रेगनेंसी में तो कुछ भी नहीं किया, जो सही बात है। प्रेगनेंसी के बाद वो सबसे पहले आए, डिलीवरी के बाद वो सबसे पहले आए। उन्होंने खूब मिठाइयाँ बाँटी, और इसको देखने भी बहुत टाइम से आए। और जब जब मैं कभी परेशान हुई तो मेरा मनोबल बढ़ाया। थैंक यू भैया जी, अपनी प्रेजेंस उस समय देने के लिए जिस समय मुझे ज़रूरत थी। तो अगर मुझसे कोई छूट गया हो इस थैंक यू नोट में तो आई एम सो सॉरी प्लीज़, लेकिन मेरा दिल से धन्यवाद है उन सबको जिन्होंने थोड़ा सा भी इनपुट दिया है। अब हम बात करते हैं आफ्टर डिलीवरी। ये तो डिलीवरी की बात हो गई। अभी एक लोग छूटे हैं मेरे हस्बैंड, उनको थैंक यू बोलने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मतलब कहते हैं ना कि एक लड़की ज़रूरी नहीं कि अपने पिता के घर राजकुमारी की तरह रहे और हस्बैंड के घर नहीं। तो उन्होंने मुझे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की बात बता रही हूँ, उन्होंने मुझे एक रानी जैसा ट्रीटमेंट दिया है। मतलब मुझे उठने भी नहीं दिया है, मेरी मालिश करना, जितनी बार पॉसिबल हुआ ऑफिस में मैनेज करके मुझे दिखाने जाना। मतलब मैं शब्दों में उनको धन्यवाद नहीं दे सकती हूँ। तो सॉरी सौरभ, मैं आपको थैंक यू नहीं कहूँगी, क्योंकि थैंक यू कहने से आपका जितना भी इनपुट है वो सब ख़राब हो जाएगा। लेकिन मेरी माँ, बाप, भाई, बहन, देवर, ननद,
सबकी कमी जहाँ थोड़ी बहुत रह गई थी वो आपने पूरी की। एज़ अ हस्बैंड तो छोड़ ही दो, आपने शायद इतना मैं ना कर पाती एक आदमी होकर जितना आपने मेरे लिए किया इस प्रेगनेंसी के दौरान। थैंक यू सो मच माय लव। सॉरी इमोशनल हुई थोड़ा सा मैं। अब मैं आती हूँ आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी। जब 3:18 पे ये हो गया तो ही वॉज़ राइट ऑल राइट। इसको पहला फ़ीड मेरी दीदी इसलिए बहुत इस बात पे बहुत वो थी, अडिग थी कि इसको फ़ीड मदर का ही मिलना चाहिए। बट मेरा सी सेक्शन हुआ था तो मैं फ़ीड नहीं करा सकती थी, और यहाँ स्किन तो स्किन टच नहीं देते हैं इंडिया में मोस्टली। तो सभी डॉक्टर से अब मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि प्लीज़ किसी भी तरीके से बच्चे का और मदर का स्किन टू स्किन टच दिया करिए, इवन फादर का भी, जिससे कि ब्रेस्ट फीडिंग में प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो इमोशनल बॉन्ड जुड़ता है तो अंदर से हार्मोनल चेंजेस होते हैं। वरना बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग का इशू फेस करना पड़ता है। तो अगर स्टार्टिंग में ही चाहे बेबी सिजेरियन हो चाहे कुछ हो, स्किन टू स्किन टच दिया जाए तो वो ज़्यादा सही है। तो जब ये हो गया उसके बाद ये मेरे पास आया, सब लोग खूब खुश थे, इसको खिला रहे थे, बस झूले वूले में ये खेल रहा था। गंदी बात कृषिव नो। तो इसको पहला फीड दिया गया, बॉटल फीड इसको दिया गया, बस वही एक बॉटल फीड था जो मेरे बच्चे ने पिया है। बॉटल फीड दिया गया, इसने वॉमिटिंग कर दी, मतलब इसने वॉमिटिंग कर दी लिटरली। फिर इसको सेकेंड बॉटल फीड दिया, नहीं सेकेंड बार जब उसने वॉमिटिंग कर दी तो दीदी ने बोला, मेरी दीदी की बेटी 5 साल की हो गई लेकिन वो अभी भी ब्रेस्ट फीड कराती है तो उसको दूध आता है। तो दीदी ने बोला कि अब मैं इसको फीड कराऊंगी। दीदी ने इसको ब्रेस्ट फीड कराया, इसने हजम कर लिया। दीदी शायद किसी काम से कहीं चली गई थी, कुछ मेरा ही ज़रूरी काम था, घर से कुछ लाना था, तो उसको फिर उन लोगों ने बॉटल फीड दे दिया। इसने फिर वॉमिटिंग कर दी। बस इसने जैसे ही वॉमिटिंग की इसको उन लोगों ने NICU में डाल दिया। NICU में डालने के बाद इसको इस मतलब मैं नहीं बता सकती हूँ, लिटरली मैं नहीं बता सकती हूँ। आपका 2-3 घंटे का बच्चा आपसे दूर कर दिया जाए, आपको कैसा लगेगा? वो भी तब मजबूरी जब मैं चल नहीं सकती, फिर नहीं सकती, जा नहीं सकती। तो जब ये रात में NICU में गया, इसके इतने नन्हे से हाथ, उसमें वीगो लग रहा है, ऑक्सीजन लग रही है, जबकि ऑक्सीजन ऐसा कोई ड्रॉप नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने प्रिकॉशनरी जो भी किया अपने हिसाब से अच्छा ही किया, जिससे कि आज मेरा बच्चा इधर है। कई सारी मत परेशान करो, बना लेने दो ब्लॉग। तो प्रिकॉशनरी जो भी किया वो अच्छा ही किया। इसकी वजह से आज मेरा बाबू मेरे साथ है। तो मैं भूल जाती हूँ एक्चुअली बीच बीच में, इसलिए मेरा वीडियो लंबा हो जाता है। गंदी बात की शिव। तो फिर ये जब ऊपर NICU में गया तो मुझे बहुत ही रोना आ रहा था, मैं हूँ भी बहुत ज़्यादा इमोशनल। अच्छा सौरभ जब गए देखने के लिए, क्योंकि पूरे टाइम NICU में किसी को जाना अलाउड नहीं था, लेकिन आप बाहर जाके देख सकते थे। थोड़ी थोड़ी देर पे मेरी मम्मी जाती थी, सौरभ जाते थे, एक बार मेरी मम्मी एक बार सौरभ, एक बार मेरी मम्मी एक बार सौरभ, ऐसे ही चक्कर लगता है। इतना रोया है। सोचिए जो बच्चा पैदा हुआ है, जिसको हंसी रोना दर्द का अनुभव भी नहीं कि दर्द होता क्या, उसको सुइयाँ लगाई जा रही हैं, तो उसका क्या हाल होगा। ये स्टार्टेड क्राइंग, इतना रोया, ये वीगो लगने में इतना रोया, एंटीबायोटिक लगने में, लेकिन भगवान की कृपा रही कि थोड़ी देर में सब कुछ नॉर्मल हो गया, एकदम ठीक हो गया। और इसका जो वॉमिटिंग हो रही थी वो सिर्फ बॉटल फीड की वजह से हो रही थी, बाकी कोई भी ऐसा इशू नहीं था। लेकिन जब जब ये NICU में गया रात के 3 बजे या 2 बजे के आसपास की बात है, मेरे दीदी जी बस रेस्ट करने पहुँच रही थे, लेटने पहुँच रही थी रात के 12 बजे के बाद कि सौरभ ने कॉल किया, दीदी। सौरभ वॉज क्राइंग, लिटरली ही वॉज क्राइंग, ये हो क्या रहा है, मत करो, ही वॉज क्राइंग। तो इन्होंने कॉल किया, दीदी प्लीज़ आप आ जाओ, मुझे यहाँ अकेले बहुत टेंशन हो रही है। फिर मेरी मम्मी तो थी, दीदी भी आई, जिया जी भी आए, सब लोग आ गए तो उनको कुछ सुकून मिला। फिर दूसरे दिन ये मतलब 12 to 16 आवर्स बाद या 24 आवर्स बाद ही मुझे मिल गया। फिर जो सबसे ख़तरनाक फेज़ स्टार्ट हुआ मेरी लाइफ का या कृषिव का, वो ये था कि ये डिटेक्ट फ्रॉम जॉइंटिस, इसको जॉइंटिस हो गया। हर न्यू बॉर्न में होता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो लेकिन जब हम हर न्यू बॉर्न में होता है तो मुझे लगा ठीक है हो गया। अब फिर ये मुझसे दूर चला गया, क्योंकि धूप वूप दिखाने से इसका जॉइंटिस ठीक हुआ नहीं। फिर इसको NICU में डाल दिया,
जो एक प्लेट होती है उस प्लेट पर, जिससे कि इसमें अल्ट्रा लाइट होती है और उससे जॉन्डिस ठीक होता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, मतलब कई 2-3 दिन ये रहा, लेकिन इसका जॉन्डिस नहीं ठीक हो रहा था। फिर डबल प्लेट लगाई गई, फिर इसका जॉन्डिस कुछ कम हुआ और मैं बहुत रोती थी, बहुत ज़्यादा रोती थी। और वो लोग कहते थे, मैं नीचे थी और NICU ऊपर था, तो वो लोग कहते थे कि स्टाफ कहता था कि रहने दो, अब तो वो बॉटल फीड हजम करने लगेगा, मैं बॉटल फीड दे दूँगा। लेकिन आई सेड नो, मतलब मेरा और मेरे हस्बैंड का ये था कि हमें बॉटल फीड नहीं देना, हमको ब्रेस्ट फीड ही देना है, क्योंकि ब्रेस्ट फीड सच में अमृत के समान होता है। इससे ज़्यादा ब्लेस्ड चीज़ एक बेबी के लिए और एक माँ के लिए कुछ भी नहीं हो सकती है, जो भगवान ने हम औरतों को दी है। थैंक यू सो मच गॉड। तो मेरा ऑपरेशन हुआ था, मेरा नया ही बॉडी था, एकदम। ऑपरेशन का 1 दिन हुआ था, मात्र 1 दिन। जब इंसान करवट लेता है उस दिन मैं उठ के चलने लगी थी। मैंने अपनी कैथेटर ट्यूब जो होती है, जो वेजाइनल में यूरिनेशन के लिए लगी होती है, वो हटवाई। तो उन्होंने कहा कि आप ऊपर कैसे जाओगे, आपका नया ऑपरेशन हुआ, पक जाएगा। देयर वॉज नो लिफ्ट। मैंने कहा आई विल गो माई सेल्फ, प्लीज़ मुझे परमिट कीजिए कि मुझे जाना है। फिर मैंने रात में बड़े डॉक्टर से परमिशन ली। उन्होंने कहा ठीक है, अगर मदर चाहती है और वो कर ले जाएगी तो उसको जाने दीजिए। हर 2 घंटे में 20-20 मिनट के लिए इसको फीड, 40-40 मिनट के लिए इसको फीड कराया जाना होता था। सोचिए 2 घंटे में 10 मिनट मुझे लगते थे ऊपर जाने में, धीरे धीरे 10 मिनट ऊपर नीचे आने में पैदल, और 20 से 40 मिनट फीड कराने में, मतलब। और जब तक इतना कराती थी फिर इसका टाइम रहता था फीड कराने का। तो वो 5 दिन, जो स्टार्टिंग इनिशियल 5 डेज़ होते हैं जिसमें बिल्कुल रेस्ट करना चाहिए एक औरत को, उस टाइम ऐसी सिचुएशन थी कि मेरे रेस्ट से ज़्यादा मेरे बच्चे को मेरी ज़रूरत थी। तो और इसमें सौरभ ने पूरा सहयोग दिया। मैं चेयर पे बैठा के NICU के बाद मैं फ़ीड करा दी थी। सौरभ लिटरली घुटनों के बल बैठ के इसकी गर्दन पकड़ते थे, क्योंकि एक न्यू बॉर्न को फ़ीड कराना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन ईश्वर की कृपा है और सभी लोगों का सहयोग है, जो मेरे टाँके नहीं पके। मैं धीरे धीरे करके 2 मंजिला 3 मंजिला चढ़ती थी, कराती थी फीड। मतलब मेरा पूरा टाइम पानी पीने, टॉयलेट जाने, सोना क्या होता है ना, लिटरली सोना, नींद 15-20 दिन हमने जानी ही नहीं है कि 15-20 दिन नींद क्या होती है। ऐसे आँखों के नीचे काला काला डार्क सर्कल्स हो गए थे और बस मैं रोती रहती थी। तो लास्ट दिन, जिस दिन छठी थी, मैं बहुत रोई थी, क्योंकि मतलब छठी में जब बच्चा माँ की गोद में होना चाहिए, तो मेरा बच्चा NICU में था और इसका जॉन्डिस ठीक ही नहीं हो रहा था। तब सौरभ ने बोला कि ऐसा करते हैं कि ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, तो तुम्हें NICU से पास पड़ेगा, तो तुम ईज़िली फीड करा पाओगी। तो हम लोग ऊपर शिफ्ट हुए, और जब ऊपर शिफ्ट हुए, एक बार भी मुझे फीड नहीं कराना पड़ा। इसकी रिपोर्ट, मैं जा ही नहीं पाई फीड कराने, कि इसकी रिपोर्ट आ गई, उसका जॉन्डिस कम हो चुका था। फिर मैं बहुत खुश हुई और हम लोग इसको लेके घर आने लगे। तो मेरी अच्छा, इस बीच क्या हुआ कि मैंने एक दिन गिव अप कर दिया था। इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी बॉडी, इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट, वो गैस बनना और पट्टी लगी रहना, उस जगह दाने पड़ जाना, इतना बड़ा ऑपरेशन होना, इतना ज़्यादा मैं एग्जॉस्ट हो गई थी। मैंने कहा इसको यार मैं नहीं फीड करा पाऊँगी। मतलब मैंने लिटरली हार मान ली थी फीड कराने के मामले में, क्योंकि ये लैच नहीं करता था बहुत अच्छे से। लेकिन सौरभ ने कहा अंकिता, उसको ज़रूरत है, बच्चे को तुम्हारी फीड की ज़रूरत है, ठीक है। और लिटरली उस टाइम तो मुझे लगा कि मुझे फोर्स कर रहे हैं, सिर्फ एक तरफ सोच रहे हैं अपने बच्चे के बारे में, मेरी सेहत नहीं देख रहे हैं, मुझे नहीं देख रहे हैं। लेकिन थैंक यू सो मच सौरभ, ये ज़िंदगी में सबसे अच्छा काम है जो तुमने मेरे लिए किया है। और जब ये कृषि बढ़ाओ की वीडियो देखेगा ना, तो मैं बोलूँगी कि जो तुम मम्मा के दूध का सेवन करते हो इतने प्यार से, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पापा की मेहनत की वजह से, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है इस फीड कराने में। तो थैंक यू सो मच मुझे इसलिए प्रेरित करने के लिए कि नहीं अंकिता, तुम्हें बच्चे को ज़रूरत है मदर फीड की, तो तुम्हें उसको मदर फीड देना चाहिए। और तुमने बिना किसी फेलियर इसको करने के लिए अलार्म लगाए, अपनी कोशिशें की, और तुम मतलब परमानेंट मेरे पास थे। सीरियसली, मतलब हम थैंक यू नहीं बोलेंगे तुमको सौरभ, क्योंकि थैंक यू का कोई मतलब नहीं रह जाता है, बट मतलब इतना मेरे लिए किसी ने नहीं किया। तो जो भी फीड मिल रहा है ना, वो सिर्फ तुम्हारी बदौलत है, क्योंकि तुमने हार नहीं मानी, वरना मुझे मानने दी। जब छठी वाले दिन हम घर आ गए, तो मेरी मम्मी ने, मतलब जो भी ये देखने में दुबला पतला सा लगता है, आप लोगों को सबको पता है बहुत दुबला है,
एक एवरेज वेट से भी कम है। लेकिन मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम टेंशन नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं माइलस्टोन्स ने टाइम पे कंप्लीट किया, तो ऐसे कोई स्ट्रेस नहीं है। जो भी इसको आप देते हैं ना, इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ माई मदर। उन्होंने एक दिन में 4-4 मालिश, 5-5 मालिश, जब भी वो बैठती थी बस उसके उठा के मालिश करने लगती थी। बहुत मालिश की, इसकी बहुत सेवा की है। और मतलब 2 महीने उन्होंने पूरे बच्चे में ही लगा दिए। थैंक यू मम्मी। तब से लेके अब तक हर बार मुसीबत पड़ने पर आप ही मुझे ढांढस बंधवाती हो, आप ही मेरा सहयोग करती हो। थैंक यू सो मच मम्मी। और अब सबसे ख़राब चीज़ जो हुई अब हुई वो ये हुई कि मेरे कृषिव को जॉइंटिस रिपीट कर गया। और दिस टाइम, और ये लोग माने ना ये माने ना मेरी मम्मी माने, बोले नहीं मैं देखूँ मैं कौन है, इसको जॉइंटिस है, इसको जॉइंटिस है। मैंने इसका टेस्ट कराया तो बिलिरुबिन लेवल वो 17, समझ लीजिए 17, इतना ज़्यादा था। मेरा टेंशन हो गई। फिर हम इसको मनोज सिंह के यहाँ, डॉक्टर मनोज सिंह के यहाँ दिखाने ले गए। उन्होंने कहा, बहुत अच्छे पीडियाट्रिक है लखनऊ में, तो उन्होंने बोला कि मैं एक दवा दे रहा हूँ, दैट नेम ऑफ गार्डनल, अगर इससे भी इसका ठीक नहीं होता हफ्ते भर के अंदर तो इसकी बायोप्सी करानी पड़ेगी। बस मतलब डिवास्टेड, दैट टाइम आई वॉज डिवास्टेड। जैसे ही मैंने वो सुना ना, मेरे पर कच्चे उड़ गए जिसको कहते हैं, तो कि ऐसा क्या है जो बायोप्सी करानी पड़ेगी। सब ने मुझे बहुत समझाया कि तुम परेशान ना हो, अच्छे डॉक्टरों ने दवा दी, सही हो जाएगा। घर आए, हमने और सौरभ ने मिलके 7 दिन रुद्राभिषेक किया अपने आप से पूरे अच्छी तरीके से। मेरी जेठानी ने मुझे पूजा बताई थी, मैंने वो पूजा की मंदिर में जाकर, लिटरली 7 दिन, मतलब समझ लीजिए ये 12 से 15 दिन के बीच की बात है, ठीक है। इतना थकान रहता है शरीर में। पहले ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी के चैलेंजेस, उसके बाद मतलब मुझे रेस्ट नाम पे कुछ भी नहीं मिला, जबकि मेरे पास सारी सुविधाएं थी। पहले रुद्राभिषेक में 2-3 घंटा बैठती थी, उसके बाद जाती थी मंदिर पैदल, फिर मंदिर से वापस आती थी सब अपने बच्चे के लिए कि बच्चा मेरा ठीक से हो जाए। लेकिन उस ड्यूरेशन में मम्मी ने मेरी सासू माँ ने, मेरे ससुराल के सभी लोगों ने, मेरे मायके के सभी लोगों ने और सौरभ ने मुझे फिज़िकली मेंटली हर तरीके से बहुत सपोर्ट किया। और जब हमने इसका दोबारा टेस्ट कराया हफ्ते भर बाद, तो इसका बिलिरुबिन कम हो गया था। और उसके बाद तो मैंने इसका जितना टेस्ट कराया कि डॉक्टर साहब ने मुझे डांट दिया कि अब उसका कोई टेस्ट मत कराओ, एक बार कम हो गया तो कम हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब भूल जाओ, कुछ भी ख़राब नहीं, सब ठीक है। तो भाई इनका इस हिसाब से जॉइंटिस ठीक हो गया। ये जो मैं बता रही हूँ आपको बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, लेकिन वो जो टफ टाइम था ना बहुत ही ज़्यादा था। मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि मेरे बच्चे को कितना दर्द था। ही इज़ अ फाइटर, सीरियसली कृषिव, यू आर अ फाइटर एंड आई लव यू फॉर दैट, थैंक यू। हाँ, अब मैं आती हूँ अपनी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी पे। सॉरी ये वीडियो लंबा हो रहा है, पर प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग देखिएगा। मेरी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी बहुत टफ थी। ऐसा नहीं था कि मेरे निपल्स इन्वर्टेड थे या कुछ भी था, गॉड गिफ्टेड, वो सब बहुत सही था और मेरा मिल्क प्रोडक्शन बहुत अच्छा था। बस प्रॉब्लम ये थी कि मैं ढंग से लैच नहीं करा सकती थी। एक फुटबॉल पोज होता है जिससे लैच करा सकता है, तो जब नर्सेज वहाँ आती थी सेंट मेरी में तो वो दूसरा पोज बताती थी, और जब दाई आती थी तो वो दूसरा पोज बताती थी। तो मुझे झुक के उन्होंने बताया दाई ने कि आप झुक के फीड कराओ। उस समय तो मुझे बहुत ठीक लगता था कि झुक के फीड करा रही हूँ तो कमर वमर का दर्द नहीं होता था। उसके बाद जो मुझे कमर दर्द पड़ा है, सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर तो मैंने झुक के फीड कराया, बिल्कुल लिटरली इस तरीके से झुकी हूँ। और हंस क्यों रहे हो गंजी, तुम्हारी बात हो रही है। तो मुझे मेरा झुकने से मेरे सूजन आ गई थी, मेरा CRP लेवल 24 पहुँच गया था कि कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन कहते हैं ना, इन्फ्लेमेशन है बॉडी में। तो मुझे आर्थराइटिस का टेस्ट कराने के लिए बोला गया। और मेरे बहुत एक हड्डियों में दर्द होता था, बैठे बैठे हम रोते रहते थे। मतलब इतना टफ़ क्यों होता है ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी, मैं बता नहीं सकती हूँ। इनको हर 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद इनको गोदी में लो, झुको, इन लगाए रहो 20-20, 40-40 मिनट। फीड कर रहा है, नहीं कर रहा है, भर रहा है, पेट नहीं भर रहा है, आपको कुछ नहीं पता चलता है। उसके बाद मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि पंप ले आओ, पंप करो। लव लैब का एक पंप आता है, ब्रेस्ट पंप आता है, वो ले आओ, उसको पंप करो। तो मेरे हस्बैंड ने 1 नहीं 2 पंप मंगाए लव लैब के। तो मैंने ब्रेस्ट फीडिंग पंप लिया, उससे मुझे आराम मिला। 1-1 बॉटल दूध निकलता था और ये पी भी लेता था। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी ना कि मेरा लेफ़्ट साइड वाला ये कम अच्छे से लैच करता था, तो ये मेरी गिल्टियाँ पड़ गई थी।
और इतना सोर निपल्स हो जाते थे, इतना दर्द होता था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैंने लेकिन किसी से कोई राय नहीं ली, मैंने गूगल कर करके अपनी दीदी की राय ली, जितनी भी राय ली अपनी दीदी की राय ली। सच पूछो तो ये ब्रेस्ट फीड कराने का जितना भी वो था मैंने उसी से सीखा, क्योंकि दीदी ने कराया है 5 साल, उसको कई लोगों ने मना किया कि नहीं ऊपर का दूध दो, ये है वो है, बट उसने नहीं दिया। मैंने ये चीज़ उससे सीखी थी कि मैं भी नहीं दूँगी बच्चे को। तो बहुत कोशिशों के बाद फाइनली इसको मुझे फिर बताया गया, मुझे अच्छा पोस्ट दीदी ने बताया कि बच्चे को आप ऐसे कडल कीजिए, कडल फॉर्म में बच्चे की गर्दन आप यहाँ पे रखिए और एक हाथ नीचे से लगाइए और फिर उसको ब्रेस्ट के पास लगाइए, वो अपने आप लैच कर लेगा। एक होता है फुटबॉल पोज होता है, एक होता है कडल फेस, कडल पोज। तो जो कडल पोज था वो मुझे आसान पड़ा क्योंकि तकिए वकिए लगा के मैं फीड नहीं करा पाती थी सीरियसली। उसके बाद सितंबर के बाद तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। सड़ासट इसको जैसी मैं बस बैठती थी, इसको लेती थी और ये फीड करने लगता था। फिर मतलब बहुत प्रॉब्लम हुई, मतलब हम बता नहीं सकते, इसमें तो हम कुछ बता ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग में बहुत प्रॉब्लम हुई। लेकिन जब ये पकड़ने लगा है, लिटरली लैच करने लगा है। अच्छा, लैच करने में एक चीज़ और होती है कि सिर्फ निप्पल को अगर बच्चा पकड़ेगा तो आपके निप्पलों में दर्द होगा, लेकिन अगर बच्चा एलोरा की जगह को भी कवर कर रहा है देन इट इज़ द राइट वे टू फीड, टू लैच। तो मैंने यूट्यूब देख देख के अपनी दीदी से पूछ के इसको निप्पल की जगह एलोरा तक लैच करना बताया, सिखाया। और एलोरा वो प्लेस होता है जो ब्लैक सा होता है निप्पल्स के बाद। तो जितनी भी ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन हैं जो नया ब्रेस्ट फीड शुरू कर रही हैं, वो प्लीज़ ये जान लें कि कोशिश करें कि बच्चे को तकिया के ऊपर लिटा के आप स्ट्रेट रहिए। एक तकिया आप अपने पीछे रखिए, 2 तकिया आप अपने लैप पे रखिए, तब बच्चे को रखिए, तब आप लैच कराइए, बच्चे को लैच कराइए। और लैच ऐसा कराइए कि निप्पल के साथ साथ पूरा एलोरा वाला पार्ट भी उसकी मुँह में जाए, तो आपको दर्द नहीं होगा, बच्चे के मुँह में दूध अच्छा जाएगा। अच्छा, 2 तरीके का दूध होता है, एक होता है हिंड मिल्क जो कि बाद में आता है, और एक होता है फर्स्ट मिल्क। तो जो फर्स्ट मिल्क होता है उसमें फ़ैट नहीं होता है, तो इसलिए कहते हैं 20-20 मिनट तक फीड कराओ। बच्चा 20 मिनट कभी भी फीड नहीं करता है, लेकिन अगर आपने 10 मिनट भी एक ब्रेस्ट फीड कराया देन इट इज़ ओके, तो बच्चे को उससे फ़ैट बढ़ता है। तो बाद वाला दूध ज़रूरी है पिलाना बच्चे को। तो ये भी कर सकते हैं कि आप पहला दूध आप ऐसे दबा के निकाल दीजिए थोड़ा बहुत, और बाद वाला दूध अपने बच्चे को पिलाइए, वो ज़्यादा उसके लिए स्वास्थ्यवर्धक रहता है क्योंकि इसमें फ़ैट होता है, सारी चीज़ें कंटेन। तो इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर ने पहला वाला जो दूध होता है वो वाटर फॉर्म में होता है, और सेकेंड वाला जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। तो ईश्वर ने कितनी बड़ी नेमत दी है कि एक माँ के दूध में खाना भी है और पानी भी है, तो दोनों ही चीज़ें बच्चे को मिल जाती हैं। आप लोग स्ट्रेस मत लीजिए कि बच्चे का पेट भर रहा है कि नहीं भर रहा है। इसने 2 महीने 4 महीने के अंदर अपना वेट गेन कर लिया था, उसकी 4 kg हो गया। अब इसका वेट धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन इसका वेट उस समय बहुत अच्छा बढ़ा था। तो ये अच्छे से फीड करने लगा और मेरी प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो गई। जनवरी तक, जब तक ये 6 मंथ्स का नहीं हो गया, मैंने इसको बैठ के फीड कराया। तब भी मुझे टफ लगता था क्योंकि रजाई से निकलो तो बैठो, बट मैंने फीड कराया। बीच में एक टाइम ऐसा भी आया था जब मैं डाइटिंग करना स्टार्ट कर दिया था मैंने। सॉरी बैकग्राउंड में जो भी आवाज़ आ रही है उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि घर में लगातार काम हो रहे हैं। तो मैंने बीच में डाइटिंग शुरू कर दी थी क्योंकि मेरा पेट निकला था, और शुरू से मैं बहुत स्लिम ट्रिम रही हूँ, तो मुझे बहुत बेकार लगता था मेरा पेट। और जैसे ही मैंने डाइट प्लान भी ले रही थी ब्यूटी का, और उसके अकॉर्डिंग मैंने जैसे ही स्टार्ट किया, आप समझ लीजिए मेरी मिल्क प्रोडक्शन बिल्कुल ज़ीरो हो गया। मेरा बच्चा भूखा रहने लगा। मैंने कहा भाड़ में जाइए डाइटिंग स्टार्टिंग। मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट किया, मैंने खाना फिर स्टार्ट किया। फिर उस दौरान 8-10 दिनों में मुझसे कितने लोगों ने, तब मैं मायके में थी, मुझे कितनी आंटी लोगों ने बोला अरे दूध का डिब्बा लाओ, भाई पिलाओ, पेट भर जाएगा। ये वो मैंने नहीं लाई। फिर भूखा रहेगा 4-5 दिन, थोड़ा थोड़ा पी लेगा, लेकिन मैं इसको ऊपर का दूध नहीं पीती। मैंने फिर से मेरा मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा, जैसे मैंने अपना खाना पीना बढ़ाया, और फिर से मेरे बच्चे को दूध मिलने लगा। और अब तो इतना आराम है। मेरी दीदी ने मुझे सिखाया कि तुम लेटो तकिया लगा के, हाथ पे कृषिप को लिटाओ और लेट के फीड कराओ 6 मंथ्स बाद। लेकिन 6 मंथ से पहले नहीं, प्लीज़ कोई भी 6 मंथ्स के पहले नहीं। 6 मंथ्स बाद मैंने कृषिप को लेट के फीड कराना शुरू करा दिया, और अब तो मुझे बहुत आराम है। ऐसा नहीं कहूँगी कि जो मदर्स फार्मूला मिल्क देती हैं वो बेकार हैं या अपना इनपुट नहीं देती हैं, लेकिन प्लीज़ ब्रेस्ट मिल्क आप सबको पता है कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है बेबी के लिए भी, मदर के लिए। तो आप अपने सारे एफ़र्ट्स ट्राई कर लीजिए, 1 2 3 4 जितने भी होते हैं एफ़र्ट्स वो ट्राई कर लीजिए अपने बेबी के ब्रेस्ट मिल्क के लिए। अगर तब भी बात ना मिले तभी स्विच कीजिए आप फार्मूला मिल्क पे, नहीं तो आप फार्मूला मिल्क पे प्लीज़ स्विच मत कीजिए प्लीज़। और एक डॉक्टर है बहुत अच्छी, मेरी लैक्टेशन कंसल्टेंट हैं, जिनका नाम है तनिमा सिंगल। मैंने उनसे कंसल्ट किया,
जब मुझे ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई कम लगी मुझे दिसंबर के आसपास, तो उन्होंने मुझे एक पाउडर दिया और उस पाउडर से मुझे बहुत आराम मिला। अभी भी मैं दूध में लेती हूँ और अभी भी मेरे भैंस ही मिल्क प्रोड्यूस होता है जैसे पहले होता था। तो जैसे हल्का सा स्क्वीज़ करो तो आपकी धार निकलती, जितनी गाय के थन से निकलती है वैसे ही। तो आई वॉज सो ब्लेस्ड। थैंक यू तनिमा मैम फॉर गाइडिंग मी राइटली। तो एक ये लैक्टेशन कंसल्टेंट है जिनका नंबर मैं आपको मेल बॉक्स में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप लोग उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, जिसको भी लैक्टेशन में प्रॉब्लम हो रही है या जिसकी भी लो मिल्क सप्लाई है वो देख सकता है। तो ये रही मेरी ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी। और अब तो मेरा बाबू खाने भी लगा है, तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी पहले भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो प्लीज़ फार्मूला मिल्क पे तभी स्विच करें जब आप सारे 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 केन प्रकार हर तरीके की हर तरीके का एफर्ट ट्राई कर लें। और तभी भी अगर ब्रेस्ट मिल्क ना हो तो आप फार्मूला मिल्क पे स्विच कर सकते हैं, वैसे आपकी ये चॉइस है। लेकिन फॉर मी ब्रेस्ट मिल्क इज़ सुपर। तो अब मैं यहाँ से अपना ब्लॉग ख़त्म करती हूँ और दिस इज सेकेंड पार्ट। अब मैं थर्ड पार्ट में आप लोगों से मिलूँगी, जिसमें बताऊँगी कि मेरा कृषि एक फाइटर है। मैसेज टू कृषि। थैंक यू सो मच, बाय बाय। तो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करें, और अगर मेरे वीडियो को देखने के बाद आपके चेहरे पर हंसी आई हो, आपको खुशी मिलती हो, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें और